नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या कार्यक्रम एवं नीतियाँ पार्ट सेकंड। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो 1976 की जनसंख्या नीति थी, 1977 में जो संशोधित की गई, उनके बारे में डिटेल से अध्ययन किया। इसी श्रृंखला में आज जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखेंगे जनसंख्या नीति 2000 के बारे में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 8वीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण पर अधिक बल दिया गया। तो जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण हेतु सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने की थी। इसी रिपोर्ट के सुझावों को आधार मानते हुए सन 2000 में वाजपेयी सरकार ने जनसंख्या नीति 2000 घोषित की। तो इस विशेषज्ञ दल ने जो भी सुझाव दिए, उन सुझावों के आधार पर एक नीति का निर्माण किया गया, जिसे जनसंख्या नीति 2000 कहा गया। इस जनसंख्या नीति की विशेषता ये थी कि इसमें 3 उद्देश्य समाविष्ट किए गए थे और ये विभिन्न सामाजिक अवधियों के अनुसार निर्धारित किए गए थे। तात्कालिक उद्देश्य, मध्यकालीन उद्देश्य, दीर्घकालीन उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य वे थे जो कि जल्द ही प्राप्त किए जाने थे। मध्यकालीन जिसमें कुछ 5 से 10 वर्ष के जो समय में थे, और दीर्घकालीन उद्देश्य वो थे जो कि काफ़ी लंबे समय में प्राप्त किए जाने थे। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्कालिक उद्देश्यों के बारे में। इसमें गर्भ निरोधक उपायों के विस्तार हेतु स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचे का विकास करना प्रमुख था। इसके बाद में है मध्यकालीन उद्देश्य, वर्ष 2010 तक कुल प्रजनन दर में भारी गिरावट लाना। थर्ड, दीर्घकालीन उद्देश्य, सन 2045 तक स्थायी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक स्थिर जनसंख्या उद्देश्य की प्राप्ति। सन 2000 की जनसंख्या नीति के जो मूल तत्व हैं या मूल विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहली है इसमें कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1% तक लेकर आना। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल हेतु समुचित सेवा प्रणाली को स्थापित किया जाए। गर्भ निरोधक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के आधारभूत ढांचे की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। वर्ष 2045 तक जनसंख्या में पूर्णतः स्थायित्व लाना, यानी वर्ष 2045 तक आते आते जनसंख्या जो है वो स्थायी हो जाए। जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है उसमें स्थायित्व आ जाए। अगली जो विशेषता इसमें जो उद्देश्य इसमें दिया गया था वो था प्रत्येक ग्राम में सुविधा युक्त एक प्रसूति गृह निर्माण पर बल दिया गया, कि जो सुविधा है स्वास्थ्य संबंधित, विशेषतः प्रसूति गृह जैसी जो विशेष जो सुविधाएं है उसे प्रत्येक ग्राम तक यानी निम्न स्तर तक लेकर जाया जाए। स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली को सुदृढ़ करें। इन स्वास्थ्य सेवाओं की प्रवाह को ग्रामोन्मुख करने पर बल दिया गया, यानी जो स्वास्थ्य जो मेडिकल का जो सिस्टम है वो सुदृढ़ हो, प्लस जो स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो सिटी बेस्ड न हो के जो विलेज बेस्ड होने, ग्रामोन्मुख यानी कि गांव की तरह उन सुविधाओं की प्रवाह को मोड़ा जाए। क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है भारत की वो अधिकांश ग्रामीण है, तो अधिकांश जनसंख्या जो ग्रामीण होने की वजह से उन सभी को ये लाभ जो है वो मिले, जिसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का जो विकास है वो ग्राम स्तर पे किया जाए। अगला, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य करना। प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के विद्यालय छोड़ने में 20% कमी लाना, यानी 14 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो स्कूली शिक्षा उसको निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया जाए। क्योंकि ये देखा गया उस समय कि अधिकांश जो लोग थे वो जो है वो अपने बच्चों को, जैसे कई जगह जो है पैसों की वजह से भी क्या है स्कूल नहीं डालते, तो इस समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा जो है वो 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए जो शिक्षा है उसको निःशुल्क किया जाए, प्लस उसे अनिवार्य भी किया जाए। और प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पे जो छात्र और छात्राएं जो है वो विद्यालय छोड़ देते हैं, तो उस छोड़ने की जो उनकी प्रवृत्ति है उनमें 20% कमी लाई जाए। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1030 से कम लाना। उस समय जो शिशु मृत्यु दर भी काफ़ी तेज़ थी, तो ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं का
विस्तार किया जाए ताकि शिशु मृत्यु दर है वो उसमें कमी लाई जा सके, उसे प्रति 30 से भी कम लाया जाए। जन्म, मृत्यु, विवाह एवं गर्भ का पंजीकरण अनिवार्य करना, तो जन्म मृत्यु जो पंजीकरण है इनको अनिवार्य किया जाए। एड्स एवं संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकना तथा यौन संचारी रोगों तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के मध्य जो एकीकरण को बढ़ाना। नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति लाख जन्म पर 100 से कम करना। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय क्या स्वास्थ्य सुविधा या अन्य वजह से क्या बच्चे की मृत्यु हो जाती है, नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो जो मृत्यु की जो दर है उसको कम किया जाए, यानी 1 लाख पर 100 से भी कम किया जाए ताकि बच्चे जो है वो उनकी जीवन जिज्ञासा बढ़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा जी सके। अगला, निःशुल्क परामर्श के साथ साथ सभी को प्रजनन क्षमता के नियमन की सेवाओं तथा गर्भ निरोधक विकल्पों को उपलब्ध करवाना, यानी परिवार नियोजन के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो दंपतियों को आसानी से उपलब्ध करवाई जाए, उनके बारे में प्रचार प्रसार किया जाए। टीकों द्वारा रोकथाम वाली बीमारियों के विरुद्ध सार्वभौमिक टीकाकरण लाना, यानी ऐसी बीमारियां जिनके लिए टीके से जो रोकी जा सकती है, तो इसके लिए सार्वभौमिक टीकाकरण किया जाए, उसे पूरे जो है वो देश के स्तर पर लागू किया जाए। कन्याओं के विवाह में देरी को प्रोत्साहित करना, यानी कि ऐसे जो है नियमन किया जाए कि जो कन्या लड़की के जो विवाह की जो उम्र है वो ज़्यादा रहे, यानी कि कम उम्र में विवाह जो लड़कियों का नहीं हो, वे ना शिक्षा ग्रहण कर सकें, और इसीलिए शिक्षा को निःशुल्क भी किया गया ताकि जो अधिक से अधिक शिक्षा मिलेगी तो क्या होगा कि विचारों में परिवर्तन होगा और जो कन्याओं के विवाह में देरी को प्रोत्साहन मिलेगा। जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्यों की सफल क्रियान्विति एवं इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन के लिए समीक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 100 सदस्यों का एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित किया गया। यानी ये जो नीति थी वो किस प्रकार से उसको सफल रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है और उसके उद्देश्यों के लिए किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लाया जाए और जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी समीक्षा के लिए एक जनसंख्या आयोग का गठन किया गया जो कि 100 सदस्यीय था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इस आयोग का प्रमुख कार्य समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश देना तथा जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए व्यापक जन सहयोग एवं जन आंदोलन तैयार करने में सहयोग एवं सहायता प्रदान करना था। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष वर्ष 2002 में प्रधानमंत्री वाजपेयी द्वारा वर्ष 2020 तक जनसंख्या स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक अधिकार संपन्न कार्य समूह का गठन किया गया और ये जो कोष बनाया गया तो 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी से इसको राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की और इसके बाद इसको एक अभियान बनाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान बनाने के लिए उन्होंने कंपनी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक संगठन और आम जनता से ये आह्वान किया कि वे इस कोष में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करेंगे तो उस पैसे से जो है वो परिवार कल्याण नियोजन की जो नीतियाँ बनाई जो विभिन्न कार्यक्रम जो है वो चलाए जा सकेंगे। उन्होंने इस कोष में योगदान को आयकर से मुक्त करने की भी घोषणा की, यानी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसको इनकम टैक्स जो है उससे भी इसमें जो भी योगदान दिया जाएगा उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेगा ताकि उनको प्रोत्साहित किया जा सके। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की जो स्थापना है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में की गई थी। मई 2000 में की गई। इसकी सदस्य संख्या 100 थी। सरकार ने जनसंख्या आयोग के गठन की घोषणा ऐसे समय में की जब देश की आबादी जो है 1 अरब होगी। आयोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा और इसके बारे में आवश्यक जो दिशा निर्देश देगा। इसके अतिरिक्त आयोग का कार्य विभिन्न जनसांख्यिक, शैक्षिक, पर्यावरण संरक्षण इन विभिन्न कार्यक्रमों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए किस प्रकार से केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय बनाया जाए,
इन सभी कार्यों को देखेगा। भारत में परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन। आज़ादी से पहले सन 1935 में ये निर्णय लिया गया कि देश में परिवार कल्याण जो कार्यक्रम उसको तत्काल शुरू किया जाए। उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद में सन 1949 में भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना की गई थी स्वतंत्रता के बाद में। और सन 1952 में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने परिवार कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रकार सन 1951 में जन्म दर और मृत्यु दर जो है वो 40.8 थी, जन्म दर और मृत्यु दर थी 25.1 प्रति हजार। और हम देखते हैं वर्तमान में जो जन्म दर 40 से 25 पे आ गई हो, जो मृत्यु दर 25 से 8.4 प्रति हजार हो गई है। इसी प्रकार जनन क्षमता दर जो कि 1951 में 6 थी, 6 से वर्ष 2001 में 3.2 हो गई है। शिशु मृत्यु दर भी 140 से घटकर 66 प्रति हजार रह गई है। इस प्रकार जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं अब वर्तमान में भी चल रहे हैं, तो उनसे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। जनन क्षमता दर है, शिशु मृत्यु दर है, जन्म दर है, मृत्यु दर है, इन सभी में कमी आई है। लेकिन अभी तक हम उन उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सके हैं जिसके बारे में जनसंख्या नीति में कहा गया था। और इसके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हर स्तर में निम्न से लेकर उच्च स्तर जो स्तर है उस पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो इस प्रकार आज हमने जनसंख्या नीति के बारे में, जो वर्तमान जनसंख्या नीति उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बात की। क्या प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं और उनके द्वारा या उनके प्रभाव से किस प्रकार से जनसंख्या जो है वो वृद्धि को नियंत्रित किया जा रहा है या आगे भविष्य में उसको किया जा सकता है। धन्यवाद।